तो बताओ सीमावर्ती जिले कितने हैं, ये बताओ पहले। सीमावर्ती कितने? 29 जिले सीमावर्ती हैं। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाले कितने? 2 हैं। अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाले कितने? 25 अंतर्राज्य। और इसके साथ ही अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिले कितने? यानी 21 अंतर्वर्ती जिले। तो ये यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अंतर्वर्ती जो जिले आते हैं, ठीक है, अभी अंतर्वर्ती जिलों के बाद अगला हम ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कितने जिले स्पर्श करते हैं? कितने? और कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते? कितने? कि 44 जिले इस प्रकार के हैं जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है यानी इसको स्पर्श नहीं करते। और अब अगला जैसे खंडित जिले, बोलो 2 कौन कौन से? अरे एक ही तो है। हाँ, एक ही। कौन सा जिला हो गया? चित्तौड़। चित्तौड़गढ़ किस प्रकार का जिला है? खंडित जिला है। तो खंडित जिले की हम बात करें कि खंडित जिला कौन सा है, तो एक जिला अपन लिखते हैं, उस जिले का नाम क्या हो गया? चित्तौड़गढ़। पहले 2 थे। कौन सा हुआ करता था? अजमेर। चित्तौड़गढ़ है, ये खंडित जिला है जिसका आकार जैसे अपन देखते हैं घोड़े की जो नाल है इसके समान इसका जैसे आकार हो गया। ये चित्तौड़गढ़। और यहां पर जैसे चित्तौड़गढ़ का एक भाग आता है रावतबाठा और दूसरा है भैंसरोडगढ़। ये दोनों ही चित्तौड़ के भाग हैं। और इनको अलग करने का कार्य यहां पर एक जिला आता है। कौन सा हो गया? भीलवाड़ा। कि भीलवाड़ा है ये इनको अलग कर रहा है। तो इसका मतलब भीलवाड़ा बताइए चित्तौड़गढ़ की सीमा को स्पर्श करता है या नहीं करता? चित्तौड़गढ़ की सीमा को इधर आप देखेंगे कौन सा जिला स्पर्श करता है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के साथ ही आपको देखना है कि कौन कौन से जिले स्पर्श कर रहे हैं। तो यहां पर जैसे सलूम्बर, कौन सा जिला आ गया? उदयपुर, राजसमंद, और ये कौन सा आ रहा है? भीलवाड़ा। बूंदी और कौन सा हो गया? कोट। क्या झालावाड़ स्पर्श करता है? झालावाड़ स्पर्श नहीं। तो यहां पर जैसे ये सलूम्बर अपन ने लिख दी। फिर कौन सा आता है? उदयपुर और राजसमंद। इधर जो जिला है यानी कौन सा हो गया? बूंदी, और बूंदी के साथ ही कोटा। ये यहां मध्य प्रदेश है। इसका मतलब मध्य प्रदेश की सीमा को कितनी बार स्पर्श कर रहा है? 2 बार। कि 2 बार मध्य प्रदेश है यानी इसकी सीमा को भी स्पर्श करता है। तो भील जो हमने लिखा कि चित्तौड़गढ़ है कितने जिलों की सीमा को स्पर्श कर रहा है? बोलो।
कितने जिले हैं? यही 7 जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला भी कौन सा है? चित्तौड़। और चित्तौड़गढ़ एक खंडित जिला है। पहले खंडित जिला अजमेर हुआ करता था, और अजमेर का जो ये राजसमंद के पास में ये लगा हुआ जो भाग है, ये खंडित भाग, जिसको टोडगढ़ रावली कहा जाता था। कि पूर्व में अजमेर का कौन सा भाग खंडित था? टोडगढ़ रावली, जो अब किसमें मिला लिया गया है? ब्यावर। टोडगढ़ रावली एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या है? वन्य जीव। और वन्य जीव जो अभ्यारण्य है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण सघन वनों वाला क्षेत्र है। अंग्रेजों ने यहां पर अपने हिल स्टेशन भी बना रखे हैं, और बिल्कुल अजमेर ब्यावर से डिस्कनेक्ट टाइप का बहुत ही सिंगल रोड यहां पर जाती है। लोग सुबह जाते हैं, शाम तक वापस आ जाते हैं, नहीं तो लूट खसोट हो जाया करती। अब तो काफी सुधर गया, ऐसा नहीं है, लेकिन अंग्रेज क्या करते? बड़े आनंद किया करते थे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार 5 दिन काम करते थे, और 2 दिन एंजॉय करने के लिए यहीं जाते थे। टोडगढ़ जंगल है, उसमें आराम से रहते थे मस्त होकर। अपनी तरह बड़द की तरह काम नहीं करते थे। 7 दिन नहीं। अपने वाले भारतीयों को तो ये कह देना पैसे मिलेंगे ओवर टाइम के, कल लगा रहे हैं। विदेशों में जाते हैं और क्या करते हैं? अरे ओवर टाइम के भी पैसे कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं? हाँ। इसीलिए जीवन प्रत्याशा इतनी है, 60 साल बाद में क्या पटाखा बोल जाता है, पट। हाँ, 60 से 70 के बीच, और 50 के बाद में जर्जर अवस्था में हो जाता है। कभी कमर में दर्द है, कभी गोडू में दर्द है, कभी हाथ में दर्द है, और कभी सांस ऊपर चढ़ गया है ना, तो पंप देना पड़ रहा है फिर, है ना। हाँ। तो अपन ओवर टाइम, वो ओवर टाइम नहीं करते थे, यानी वो इंजॉय बाकायदा 2 दिन शरीर को आराम से। ये टोडगढ़ रावली वाला जो क्षेत्र है, तो खंडित जिला वर्तमान में एक ही है, यानी वो कौन सा है? चित्तौड़। तो लिखो खंडित जिला चित्तौड़। खंडित जिला चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ का कौन सा भाग खंडित है? राउत बाठा और बेंस रोड। तो ये बना लीजिए चित्तौड़। हाँ, खंडित जिला चित्तौड़गढ़। हाँ, चित्तौड़गढ़ का खंडित भाग है राउत बाठा बेंस रोड। चित्तौड़ का खंडित भाग है राउत बाठा बेंस रोड। लिख लिया? यानी पहले अजमेर भी क्या था? खंडित। हाँ, मतलब नवीन जिलों के गठन से पूर्व अजमेर का टाटगढ़, जिसको अपन बोल देते हैं टाटगढ़ रावली,
खंडित भाग था जो वर्तमान में नवगठित ब्यावर जिले में कि नवगठित जिले कौन से में आता है, यही ब्यावर है, यानी इसमें आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना कि पहले टोडगढ़ रावली है जो अजमेर का भाग था, और अब इसको वर्तमान में नवगठित ब्यावर जिले में। रावली, रावली नहीं, लिख लिया। तो ये जैसे अपन ने टोडगढ़ रावली है इसके, अब देखो सबसे ज्यादा सर्वाधिक जिलों की सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, कि सर्वाधिक जिलों की सीमा बनाने वाला जो जिला आता है, पहले अपन पाली लिखते थे, पाली 8 जिलों की सीमा को स्पर्श करता था, ये करते थे, क्योंकि अब पाली के बस की बात नहीं। पाली वालों ने जैसे जैतारण को निकाला तो कहा नहीं हम नाराज हैं, अब है ना, अब हम क्या है कि पाली का वो रिकॉर्ड नहीं रहने देंगे। देखो एक बार देखते हैं, जैसे ये पाली, पाली को कौन सा जिला स्पर्श कर रहा है, बालोतरा, फिर जालोर के बाद सिरोही से आगे, उदयपुर के बाद राजसमंद से आगे, और कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 और 7, 8 तो नहीं रहे। नागौर की भी स्थिति देखते हैं, नागौर, इधर नागौर में अगर हम देखें तो यानी कौन कौन से जो जिले नागौर है यानी इसके साथ आ रहे हैं, तो नंबर 1 बीकानेर, दूसरा फलोदी, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इसके पहले भी 7 थे, अब भी 7 थी। अब जैसे इस जयपुर ग्रामीण की बात करते हैं, है ना, तो जयपुर ग्रामीण है यानी कितने जिलों की सीमा को स्पर्श कर रहा है, तो यहां से अपन शुरुआत करते हैं, नंबर 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा है, छठवां। अब सवाई माधोपुर नहीं भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, करता तो था लेकिन अब हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर कर दे, कोई एरिया मिला दे, वही था। और फिर कौन सा हो गया, दौसा के बाद, अलवर के बाद, कोटपुतली से आगे, और फिर कौन सा है, कितने हुई, कितने, 10 जिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जयपुर ग्रामीण भी तो बच रहा है,
कितने हो गए? 10 मान लो। जयपुर शहर है, चलो शहर शहर ही है, वही बात, तो भी कितने आ रहे हैं? 10। सवाई माधोपुर को निकालेंगे, मान लीजिए सही कर दें, तो भी कितने रहने हैं? 10। तो सर्वाधिक 10 जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा आता है? जयपुरी ग्रामीण, कि जयपुर ग्रामीण है ये। अब इसके बाद हम देखते हैं टोंकवा को। कौन सा है? टोंक। इधर टोंक को देखिएगा आप, नंबर 1 अजमेर, दूसरा केकड़ी, तीसरा शाहपुरा, चौथा बूंदी, पांचवा सवाई माधोपुर, छठवां। फिर सवाई माधोपुर को टच करवाएंगे तो नहीं आएगा। अगर सवाई माधोपुर जयपुर को टच करता है तो फिर तो नहीं करना चाहिए, है ना? तो 7 जिले किसके हो गए? जयपुर। या 8 हो गए? देखो, पहला कौन सा है? अजमेर, दूसरा केकड़ी, तीसरा शाहपुर, चौथा बूंदी, पांचवा सवाई माधोपुर, 6 नंबर पे आपको ध्यान रखना है कौन सा आता है? जयपुर ग्रामीण। और 7वां कौन सा है? दूध। 7वां कौन सा है? दूध। जयपुर को अगर सवाई माधोपुर स्पर्श पुराने समय से तो स्पर्श करता आ रहा है, तो अब भी कर रहा है, कोई इधर तो कोई छेड़छाड़ की नहीं है। हाँ, क्योंकि गंगापुर सिटी है तो वो तो इधर ही बनी है इसमें। तो 7 जिले ही कौन से हैं? ये टोंक है, वो भी कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है? 7। तो 7 जिलों को स्पर्श करने वाले, मतलब सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श कर रहा है, तो यानी वो कौन सा जिला है? जयपुरी ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण है। उसके बाद में मान लीजिए आए कि सर्वाधिक जिलों की सीमा को स्पर्श कर रहा है। ऑप्शन में हमारे क्या है? नागौर दे दिया, पाली दे दिया, चित्तौड़गढ़ दे दिया आता है, टोंक दे दिया आता है। तो हम क्या करेंगे? टोंक। इसलिए टोंक का आइडिया अपन लगा रहे हैं कि ये यहां थोड़ा थोड़ा इन्होंने निकाल रखा है, हो सकता है कि इस क्षेत्र को निकाल करके कुछ सवाई माधोपुर का विलय करके क्या है, सवाई माधोपुर को यहीं दबा दे, है ना? तो फिर टोंक को कितने हो जाएंगे? 8। तो ये सारी जो स्थिति अपन देख रहे हैं कि वर्तमान में सर्वाधिक जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? जयपुरी ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण है। कितने जिलों को? 10 जिले हैं, यानी इनको स्पर्श कर रहा है, यानी जयपुरे ग्रामीण। जैसे जयपुर है, यानी इसकी स्थिति अपन देखते हैं कि ये जो पूरा भाग है जयपुर का आ रहा है। और बीच में जयपुर शहर भी, ये जयपुर शहर की स्थिति। अब जयपुर शहर है, यानी यहां से इसकी जैसे शुरुआत अपन करते हैं कि सीकर का क्षेत्र आ गया, ये सीकर है। फिर डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन के बाद कौन सा आ रहा है? अजमेर। अजमेर के साथ ही दूदू, जैसे ये अगला अपन देख रहे हैं, यानी कौन सा आता है? दूदू। दूदू। दूदू के बाद बोलो, क्या केकड़ी स्पर्श करता है? बोलो, केकड़ी थोड़ी करेगा। तो जैसे ये अपन ने केकड़ी, लेकिन कौन सा कर रहा है? दूदू के बाद ही टोंक। ये टोंक का क्षेत्र है। टोंक के बाद सवाई माधोपुर,
सवाई माधोपुर के बाद कौन सा? दौसा। दौसा के बाद बताओ। हनुमानगढ़। अलवर। अलवर के बाद कोटपुतली नहीं आएगा? कोटपुतली, बहरोड। फिर कौन सा आएगा? नीम का थाना। कि नीम का थाना है, ये इसको क्या कर रहा है, यानी स्पर्श करता है, खेरतल नहीं करता है, ध्यान रखना। तो ये पूरा जो भाग हम देख रहे हैं कि कौन जयपुर ग्रामीण है, यानी इसकी स्थिति। तो 7-7 जिलों की स्पर्श करने वाला, लेकिन 10 जिलों की सीमा को स्पर्श कर रहा है, यही वो कौन सा आता है? जयपुर ग्रामीण आता है। ऐसे कोई भी जो जिला होता है क्या, उसका अपन देख सकते हैं। तो जैसे नंबर 1 कौन सा हो गया? सीकर। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। ये हम जयपुर ग्रामीण। तो लिखिए आप पे एक लाइन। जयपुर ग्रामीण जयपुरी ग्रामीण सर्वाधिक सर्वाधिक जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। यह जयपुर शहर सहित ग्यारह जिलों की सीमा बनाता है। तो ये हमने लिखा कि किस प्रकार की जो इसकी स्थिति आ रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बना लिया तुमने? एक बार ये बनाओ। लिख लिया?
अब जैसे 7 जिले हैं, इनकी सीमा को स्पर्श करने वाला, जैसे पाली कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? दूसरा कौन सा है? नागौर, जोधपुर को भी गिन लो, जोधपुर भी देखो, जोधपुर में नंबर 1 कौन सा है? दूसरा जैसलमेर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और 7 एक नहीं, चित्तौड़गढ़ कितने को? और भी मिल जाएंगे, तुम देखोगे अंदर। और जैसे जोधपुर अपन ने लिखा, ये कितने कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करते हैं? 7 जिलों को। क्यों? 7 है तो एक लाइन लिखिए आप, पाली, नागौर, टोंक, पाली, नागौर, टोंक, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, सात जिलों की सीमा को स्पर्श करते हैं। कि कितने कितने गांव के, यानी जो 7 गांव है, यानी उनकी सीमा को स्पर्श करते हैं। अब जैसे कोई भी इसमें आपको ये संख्या न पूछ करके आपको कोई भी जिला है यानी इसके बारे में दिया जा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में पाली कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? कितने की? 7। और जैसे क्वेश्चन दे दिया पाली की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों का सही युग्म है। हाँ, कि पाली की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों का सही युग्म है। एक तो हमने लिख दिया जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, अजमेर। दूसरा जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सिरोही। तीसरा जोधपुर, बालोतरा, सांचौर, उदयपुर। अगला हमने लिखा कि जोधपुर, बालोतरा, जालोर, राजसमंद। कौन सा? बी। कौन सा सही है? चौथा? सारे गलत हैं। क्यों? पहला में क्या गलत है? क्या बाड़मेर स्पर्श नहीं करता? अजमेर? तो इसका मतलब ये तो गलत है।
दूसरा में क्या है? कौन सा? बाढ़। तीसरा कौन सा? सात। चौथा क्यों जोधपुर नहीं करता? अरे तो कौन सा इसमें शहर लिखा हुआ है? क्या ग्रामीण लिखा है क्या? तेरे को शहर दिख रहा है क्या इसमें लिखा? जोधपुर जोधपुर ही है। कौन सा है? नहीं को तेरे पास कोई ऐसे कोई पारदर्शी सूक्ष्मदर्शी है कि हाँ मेरे को ये शहर लिखा हुआ दिख रहा है क्या इसमें? कौन सा सही होगा? तो डी है यानी वो इसमें क्या हो गया? सही हो गया। तो यहां पर अपन देख रहे हैं कि जैसे जोधपुर इसको शहर यानी स्पर्श कर रहा है। फिर कौन सा है? बालोद, जालोर, सिरोही भी है, उदयपुर भी है, राजसमंद भी है, और कौन सा आता है? ब्यावर। तो अब आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा, ये भी गलत है ये भी, और कौन सा सही हो गया? डी। डी आंसर क्या हो गया? ऐसे किसी भी जिले का आपको दिया जा सकता है। हाँ, तो ये जब जोधपुर ही दे रखा है तो इसका मतलब जोधपुर से ही संबंध है, ग्रामीण शहर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर यहां शहर दे देता तब तो अपने को अपने आप फिर क्या मानना पड़ता? ग्रामीण। शहर बेचारा है ही इतना सा, यहां शहर वालों को खुद को ही नहीं पता कि हम शहर में है ग्रामीण में है। कल एक लड़की पूछ रही थी, सर ये अपने वाले कोचिंग किस में है, ग्रामीण में है शहर में है? हाँ, कि अपना जो ये हेड ऑफिस है वो ये शहर में ही है। ये तो कि पता ही नहीं चल रहा, थोड़े से आगे जाते कहते नहीं गांव में आ गए क्या तुम तो, और वहां के मार्केट ही बड़ा है क्या, फिर भी कहे नहीं तुम तो गांव में आ गए क्या, अब ग्रामीण हो गए, है ना। तो ये इस तरीके का आपको क्या है यानी क्वेश्चन है पूछा जा सकता है इसमें ना। लिख लिया तुमने? ये लिख लो जिससे ध्यान रहे। अभी दूसरा ये तो जैसे सीमांकन है यानी इसके बारे में। हमारा जो राजस्थान है, इसके बारे में अपन देख रहे हैं कि सीमा की अपन ने बात की थी। अब कौन सी सीमा को कौन कौन से जिले स्पर्श कर रहे हैं? जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई हमने कितनी लिखी थी? 1070। अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर कौन से देश के साथ में है? पाकिस्तान के साथ में। हाँ, कि पाकिस्तान है यानी इसके साथ पाकिस्तान के दो प्रांत हमें स्पर्श करते हैं। ये जैसे हम देख रहे हैं ये हमारा राजस्थान है, ये पूरी सीमा रेड क्लिप जिसको अपन लिख रहे हैं, इसमें यहां पर जो ये राजस्थान के साथ सीमा है, इसका तो राजस्थान को पाकिस्तान के कितने प्रांत स्पर्श कर रहे हैं? दो। एक कौन सा हो गया? पंजाब, और दूसरा कौन सा आता है? सिंध। सिंध है ये। तो पाकिस्तान के दो प्रांत हैं जिसमें एक आता है पंजाब प्रांत, वहां राज्यों को प्रांत बोलते हैं। राज्यों क्या बुलाता है? प्रांत। पंजाब जो प्रांत है इसके 3 जिले हैं। एक तो कौन सा आता है? बहावलपुर। दूसरा कौन सा हो गया? बहावलनगर। और तीसरा रहीम यारे खान। ये पंजाब प्रांत के।
एग्जाम में पाकिस्तान के नहीं पूछेंगे, लेकिन कई बार मान लीजिए कोई ट्रेजडी सीमा वाली जैसी ट्रेजडी तुम्हारे साथ भी हो जाए, तो ससुराल का पता भी होना चाहिए कि कहाँ है वो, इतना ना कौन से नगर में आसपास है ना, इसलिए बता रहा हूँ। बाकी एग्जाम में नहीं पूछेगा तुम्हें पाकिस्तान क्या, भारत में किस्नों की कमी थोड़ी पड़ गई वो है। लेकिन हो सकता है ना ऐसा तुम भी कहीं वो पबजी खेलते खेलते कहीं पाकिस्तान पहुंच जाओ, है ना, तो अपने ससुराल का पियर पक्ष का पूरा ध्यान होना चाहिए ना। हाँ, कुछ भी हो सकता है आजकल इसमें। और एक आता है सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत हो गया? सिंध। सिंध प्रांत के 6 जिले हैं, जिसमें गोटकी, गोड़ती नहीं, संघर, सुकर, और सुकर के बाद में आपको ध्यान रखना है थार पारकर। कौन सा हो गया था? कि गोटकी है, संगर है, सुकर है, थार पारकर। और कौन सा आता है? अमरकोट या उमरकोट जिसको बोल दे, खेरपुर। ये 6, मतलब कुल मिलाकर के 3 + 6 बराबर कितने जिले हो गए? 9। 9 जिले स्पर्श कर। तो एक लाइन लिखो आप, ये तो अपन ने लिख लिया था अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हमारे, लिख लिया था 6, या नहीं लिखा था? हाँ, तो अब इनके भी लिख लेते हैं। लिखो पाकिस्तान के राजस्थान को, पाकिस्तान के राजस्थान को 2 प्रांत और 9 जिले, 2 प्रांत और 9 जिले स्पर्श करते। दो प्रांत और 9 जिले स्पर्श करते। तो पहला तो लिख लीजिए आप पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत के 3 लिखो, बावलपुरे, बावल नगरी, बावलपुर, बावल नगर और रहीम यार खान। सिंध प्रांत, गोटकी, संगर, सुकर, थार पारकर, उमरकोट, और खेरपुर। तो ये पाकिस्तान है, यानी इसके स्पर्श कर रहे हैं। अब अगला हमारे राज्य हैं, यही उनके बारे में अपन देखें।
उत्तर से अपन शुरुआत कर रहे हैं। यहां पर कौन सा राज्य है? यह पंजाब हो गया। फिर हरियाणा है। अगला मध्य प्रदेश। और कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और इधर हमने लिखा गुजरात। तो यहां पर यही हम लिखेंगे कि कौन सा, जैसे एक तरफ तो हमारे राज्य पड़ोसी राज्य हो गए, सीमावर्ती राज्य अपन लिख सकते हैं। दूसरा, राजस्थान के सीमावर्ती जिले। और तीसरा, जो पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी राज्य के सीमावर्ती जिले। ये हम लिखेंगे। और उत्तर से शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहला सीमावर्ती राज्य कौन सा हो गया? पंजाब। पंजाब को राजस्थान के स्पर्श करने वाले जिले कितने? दो। कौन कौन से? गंगानगर और हनुमान। इधर पंजाब के भी कितने आते हैं? दो। कौन कौन से? एक तो फजिल्का और एक श्री मुक्तसर साहिब। कि कौन सा आएगा? यही मुक्तसर साहिब है, ये अपन लिखते हैं। ये जैसे पंजाब है। और पंजाब की जो स्थिति अपन देख रहे हैं कि कौन कौन से जो जिले हैं ये स्पर्श कर रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जैसे हरियाणा है, और ये कौन सा राज्य हो गया? राजस्थान। ये राजस्थान की सीमा है। जो ऊपर वाली चोंच है ना, वो ये। इसमें नंबर एक कौन सा आता है? फाजिल्का। और दूसरा कौन सा हो गया? मुक्तसरे साहिब। एक फाजिल्का है और दूसरा कौन सा आता है? मुक्तसरे साहिब। तो यहां पंजाब के भी दो अपन लिखेंगे। एक तो कौन सा हो गया? फाजिल्का। और दूसरा कौन सा आता है? मुक्तसरे साहिब। श्री मुक्तसर साहिब अपन लिखते हैं। यह है इसका पूरा नाम। जब अपन श्री लगा नहीं सकते तो हटाने का अधिकार नहीं। श्री मुक्तसरे साहिब। ये पंजाब के साथ में। अब पंजाब के बाद अगला जो राज्य आएगा, यानी वो कौन सा होगा? हरियाणा। लिख लीजिए, साथ में ये बनाइए कि देखते देखते चलना पड़ेगा।
लिख लिया। अब देखो हरियाणा, गंगा, ये पंजाब के साथ में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन हरियाणा के साथ में कई सारे नए जुड़े जुड़े हैं। तो यहां हरियाणा के साथ अपन देखें, यह हरियाणा की सीमा यहां से शुरू हो जाएगी और यह जो क्षेत्र आ रहा है यहां तक है। तो बताइए हरियाणा के साथ सीमा को स्पर्श करने वाला नंबर एक कौन सा होगा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। अलवर कौन सा है? आठवां। क्या सीकर स्पर्श करता है? जयपुर करता है? पहले ये किया करते थे, अब नहीं करते है ना। तो यहां पर आपको इसके जो सीमांकन वाले जिले आते हैं, तो इसमें नंबर एक सबसे पहला कौन सा हो गया? हनुमानगढ़। फिर बताइए कौन सा है? चूरू। चूरू के बाद झुंझुनू। झुंझुनू से आगे कौन सा आएगा? नीम का थाना। नीम का थाना के बाद कोटपूतली, बहरोड। एक ही है, ध्यान रखना। कोटपूतली बहरोड के बाद कौन सा है? खेरतल, तिजारा। और खेरतल तिजारा के बाद अलवर। और अलवर से आगे कौन सा हो गया? डीग। इधर हरियाणा के हम देखें कि हरियाणा के कौन कौन से जो जिले हमारे राजस्थान को स्पर्श करते हैं। इधर से हम राजस्थान ये लिखा है, तो राजस्थान के हम देखें तो सबसे पहले कौन सा आता है? सिरसा। सरसा जिसको वहां, ये सिरसा। सिरसा के बाद कौन सा आता है? फतेहा। फतेहाबाद के बाद हिसार के बाद भवानी नहीं, भिवानी है। भिवानी के बाद महेंद्रगढ़ से आगे रेवाड़ी के बाद नू। गुरुग्राम नहीं है, कौन सा आता है? नू। हाँ, जो अभी नू हिंसा हुई थी वो मेवात वाला प्रदेश। तो पहला कौन सा हो गया? सिरसा। सिरसा के बाद फतेहाबाद से आगे हिसार के बाद भिवानी। भिवाड़ी नहीं, भिवाड़ी अलवर में है। हाँ, और भिवानी कहां पर आती है? हरिया। और हाँ, अगला जैसे महेंद्रगढ़ आता है, रेवाड़ी, और कौन सा हो गया? नू। तो यहां पर इसका जैसे हम लिखें कि कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो यहां पर नंबर एक हमने लिखा, कौन सा हो गया? सिरसा। फिर कौन सा आता है? फतेहाबाद के बाद हिसार। हिसार के बाद कौन सा है? भिवानी या महेंद्रगढ़? भिवानी के बाद महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ से आगे रेवाड़ी। रेवाड़ी के बाद नू। नू है जिसको मेवात भी कह दिया जाता है।
लिख लिया। हरियाणा के बाद अगला कौन सा आएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को राजस्थान के स्पर्श करने वाले जिले, ये नंबर 1 कौन सा हो गया? दूसरा और तीसरा धौलपुर। ये 3 जिले आते हैं जो उत्तर प्रदेश है ये इसकी सीमा को स्पर्श करते हैं। 3 कौन कौन से हो गए? डीग, डीग के बाद भरतपुर, भरतपुर के बाद धौलपुर। इधर जैसे उत्तर प्रदेश के भी कि जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आ रहा है जो 75 जिलों वाला है, शक्ल देखने से ऐसे लग रहा है कि अंदर जिले ही नहीं आ रहे हैं। तो सोचिए जिले ही नहीं आ रहे, जनसंख्या कितनी खतरनाक है होगी। हाँ, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उस तरीके से लोगों को शिफ्टों में छोड़ना पड़ेगा, वो इधर ना। तो ये जैसे राजस्थान की सीमा है, तो कितने जिले आते हैं? 2, एक मथुरा और दूसरा कौन सा हो गया? आगरा। आगरा और मथुरा है, ये किसकी सीमा को स्पर्श कर रहे हैं? राजस्थान की जो सीमा है यानी इसको। तो एक हमने लिखा आगरा है और दूसरा आपने देखा कि कौन सा हो गया? यही मथुरा का क्षेत्र आता है ना। ये 2 जिले आते हैं जो हमारे राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। मथुरा और कौन सा हो गया? आगरा। इसके बाद अगला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश में वैसे किसी प्रकार का जिलों की सीमा में कोई चेंजेस नहीं। यहां पर मध्य प्रदेश की शुरुआत अपन करते हैं। सबसे पहला कौन सा है? धौलपुर के बाद करौली से आगे, सवाई माधोपुर के बाद कोटा के बाद बारां से आगे, झालावाड़ के बाद चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा के बाद प्रतापगढ़ से आगे बांस। ये सभी जिले मध्य प्रदेश है, यही इसकी सीमा। मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राजस्थान के कितने जिले? 10। तो पहला कौन सा हो गया? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। कितने हुए? कि धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और कौन सा है? बांसवाड़ा। ये मध्य प्रदेश है, यही इसकी सीमा को स्पर्श कर रहे हैं। अब इसके बाद अगला आपको मध्य प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के कितने जिले हमारे राजस्थान को स्पर्श करते हैं?
तो इसके बारे में हम देखते हैं कि 10 कौन कौन से जो जिले आ रहे हैं जो स्पर्श कर रहे हैं, या इसके बारे। ये राजस्थान की सीमा है, यहां से शुरू हो जाती है और ये राजस्थान यहां तक लगेगा। तो शुरुआत यहां से हम लिखें तो सबसे पहले कौन सा हो गया? मुरैना। फिर शिवपुर, जिसको अपन श्योपुर लिख देते हैं। फिर कौन सा है? शिवपुरी। शिवपुरी के बाद गुना है। गुना से आगे राजगढ़। राजगढ़ के बाद आगरी मालवा। आगर मालवा से आगे कौन सा हो गया? मंदसौर। वैसे रतलाम भी आता है। इसके बाद में कौन सा हो गया? नीमच के बाद। और रतलाम से आगे कौन सा है? तो पहला कौन सा आता है? कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10 नंबर। तो यहां पर जबुआ है, यानी इसके बारे में अपन, तो बताइए सबसे पहला कौन सा लिखेंगे? मुरैना के बाद शिवपुर। शिवपुर के बाद शिवपुरी। शिवपुरी के बाद कौन सा? गुना हो गया। गुना के बाद है, हां, राजगढ़। और राजगढ़ के बाद, हाँ, पहले यहां शाहजहांपुर था, अब उसकी सीमा नहीं लगती है, उससे नया जिला बन गया। तो कौन सा हो गया? आगरमालवा। आगरमालवा के बाद मंदसौर। फिर कौन सा आएगा? नीमच। नीमच के बाद रतलाम। रतलाम के बाद झाबुआ या जबुआ। 10 हो गए। तो ये 10 जिले हैं, वो किसकी सीमा को स्पर्श कर रहे हैं? मध्य प्रदेश। कि मध्य प्रदेश है, यानी इसकी सीमा को स्पर्श कर। लिख लिया? अब मध्य प्रदेश के बाद गुजरात। गुजरात को राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं? तो यहां से हम शुरू करते हैं। नंबर 1 कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो सबसे पहले कौन सा लिखूं बताओ? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर। फिर उदयपुर। उदयपुर के बाद सिरोही। सिरोही के बाद जालोर नहीं लिखना, और बाड़मेर। इधर गुजरात के हम देखते हैं। ये जैसे राजस्थान का क्षेत्र है, यानी यहां से शुरू होगा, और ये जो भाग है, देखिए नंबर 1 कौन सा हो गया? कुछ नहीं, कच्छ है। कच्छ के बाद बनासकांठा। बनासकांठा के बाद साबरकांठा के आगे अरावली। अरावली के बाद माई सागर। इसके बाद कौन सा हो गया? पंचमहल नहीं। हाँ, तो ये कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माई सागर, और कौन सा हो गया?
तो पहला इधर से अपन देखें कौन सा आएगा, दाऊद। दाऊद के बाद कौन सा है, माही सागर। फिर कौन सा हो गया, अरावली। फिर साबरकांठा, बनासकांठा और कौन सा है, कच्छ। तो जैसे नंबर 1 अपन ने लिखा दाहोद, कौन सा है, दाऊद के बाद माही सागर। माही सागर के बाद कौन सा होगा, अरावली। अरावली के बाद साबरमती नदी वाला क्षेत्र आता है, वो साबरकांठा। कांठा नदी के मार्ग को कहते हैं, कांठा से कांठल बना हुआ है। इसके बाद ये पश्चिमी बनास नदी वाला क्षेत्र है, बनासकांठा। और इसके बाद कौन सा हो गया, कच्छ। ये गुजरात है, यानी इसके अपन ने लिखे। तो ये सीमावर्ती जो क्षेत्र आता है, यानी इसके बारे में। लिख लिया। अब इनमें से हमारे राजस्थान के कई जिले इस प्रकार के हैं जो 2-2 राज्यों की सीमा को स्पर्श कर रहे हैं। कितने कितने राज्यों की, जैसे सबसे पहले वाली लाइन आएगा, इसमें हम देखें, यहां पर आप देख रहे हैं कि कौन सा आ रहा है, हनुमानगढ़। और इधर भी आप देखिए कौन सा है, इसका मतलब हनुमानगढ़ कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श कर रहा है, 2। कौन कौन से, पंजाब और हरियाणा। इधर आप देख रहे हैं कौन सा आ रहा है, इधर भी कौन सा हो गया, डी। डी कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श कर रहा है, 2। कौन कौन से, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है इसकी। इसी प्रकार से आगे हम चल रहे हैं। देखिएगा कि इधर आप देख रहे हैं कौन सा जिला आ रहा है, धौलपुर। यह भी कौन सा हो गया, कितने जिले, कितने राज्यों की सीमा को। फिर देखिए कौन सा है, इधर भी आप देख रहे हैं कौन सा हो गया। इसका मतलब यह है कि राजस्थान के कितने जिले इस प्रकार के हैं जो 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं, 4। तो ये जो 4 राज्य हैं, मतलब हर तरीके से इन दोनों राज्यों से प्रभावित होंगे। भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, हर तरीके से, यानी उन 2 राज्यों से स्पर्श, उन पर 2 राज्यों की संस्कृति, समाज, धर्म है ना, राजनीति है, भूगोल है, यानी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जिस तरीके के आदमी के साथ अपन रहते हैं, गुण तो आते हैं उसके, कलर आए या नहीं आए, लेकिन गुण तो आएंगे ना। तो अब यहां पर हमने लिखा कि भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक। जैसे उदाहरण के रूप में आपको लिखा, पंजाब और हरियाणा है, इन दोनों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, कौन सा गढ़ हो गया, हनुमान। हनुमानगढ़ पर भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक क्या हुआ, अरे एलईडी बंद कर दी, वो एलईडी बंद कर दी छोरों की, लाइट चली गई उनके, एसी नहीं एलईडी। तो सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक। अब देखो पंजाब और इन पे बात करते हैं अपन साहब। पंजाब हरियाणा की जमीन उपजाऊ है या अनुपजाऊ है, हमारे हनुमानगढ़ की भी उपजाऊ है कि नहीं, गंगानगर हनुमानगढ़ की सबसे उपजाऊ मिट्टी है।
राजनीतिक में देखिए आजकल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है ना? तो निश्चित रूप से हमारे राजस्थान में भी उस आम आदमी पार्टी का सबसे ज्यादा प्रभाव गंगानगर और कहां पर मिलेगा आपको? हनुमान। तुम में से इधर होंगे भी कई गंगानगर हनुमानगढ़ के। कितने लोग हैं गंगानगर हनुमानगढ़ के? कोई नहीं है, एक है। तो इधर उसका यानी जो ज्यादा प्रभाव आपको राजनीतिक प्रभाव मिलेगा। हरियाणा में एक पार्टी हुआ करती थी इनेलो, चौटाला परिवार वगैरह है, यानी उनकी जो एक पर्सनल पार्टी हुआ, उसका राजनीतिक प्रभाव। जब राजस्थान से टिकट नहीं मिली कांग्रेस से भाजपा, इनेलो से जाके ले आओ, पास में है ना वो, तो क्षेत्र यानी उसको क्या करता है, राजनीतिक प्रभाव भी रहेगा उसमें। सामाजिक प्रभाव, सामाजिक और धार्मिक प्रभाव में आप देखिएगा जिस तरह के यहां पर रीति रिवाज, धर्म है, पहनावा है, उसका प्रभाव इसी पर मिलेगा। जैसे हरियाणा पंजाब है, इसमें पटियाला सूट है, तो महिलाएं इधर पटियाला सूट सबसे ज्यादा पहनती। तुम तो नकल करते हो बाद में उनकी। पुरुष है ज्यादातर वो पायजामा और कुर्ता पहनते हैं, उस तरह का ही आपको। महिलाएं हैं, जो महिलाएं बन जाती है लड़की के बाद, वो क्या है, नीचे जैसे वो घाघरा होता है और ऊपर कुर्ता, उस तरह का, और वो चुन्नी वगैरह है बस इतना ही सीधा सा, पुरुष की तरह ही ऊपर कुर्ता है, यानी वो। धार्मिक प्रभाव में आप देखिएगा कि पंजाब में लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है, मकर संक्रांति के आसपास है। इधर भी पंजाब, ये हनुमानगढ़ गंगानगर में आपको सबसे ज्यादा मनाते हैं। एक आपने नाम सुना होगा, डेरा सच्चा सौदा, राम रहीम, नहीं सुना था? अब हंसने लग रहे हो तुम, कई तुम में से अनुयायी थे, वही तो बात है ना। हाँ मेरे बेटा अब हंस रहे हैं, पहले तो बापू के, जैसे बापू के ही दोग देने वाले बहुत हैं तुम में, अभी भी हैं। आसाराम बापू। हाँ, अब मेरे बेटे हंस रहे हैं, ये नहीं पता कि पहले अपने घर वाले अनुयायी थे उसके, सबसे बड़ा बाबा था, ऐसी बात थोड़ी है। हाँ, अब भी है। तो डेरा सच्चा सौदा सिरसा में उसका प्रधान कार्यालय है, और सिरसा की सीमा किससे लगती है? हरियाणा, ये हनुमानगढ़ से लगती है। इधर हनुमानगढ़ गंगानगर में बाबा के सबसे ज्यादा अनुयायी, हाँ राम रहीम है ना, उसके सबसे ज्यादा अनुयायी। वो कौन सा प्रभाव हो गया? धार्मिक। इधर पंजाब हरियाणा के लोग आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, इधर भी आर्थिक दृष्टि से आपको लोग क्या मिलेंगे? संपन्न। तो ये इसको हम कहते हैं प्रभाव है। इसके बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश। हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा हो गया? डी। कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश है, इसकी सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा आता है? डी। कि डीग है, ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश है, यानी इसकी सीमा को स्पर्श करता है। डीग भरतपुर का ही भाग है, तो इस पर प्रभाव हरियाणा का भी रहेगा, और किसका रहेगा? उत्तर प्रदेश। इसलिए ये उत्तर प्रदेश मथुरा का भाग आता है, उसके टच में आ जाता है। तो ये लोग अपने आप को यही जो इससे उत्तर प्रदेश और हरियाणा से जोड़ करके रखते हैं, ब्रजवासी समझते हैं अपने, वृंदावन ब्रजवासी, ये इसलिए यानी उसी धर्म का, उसी यानी संस्कृति का इन पे प्रभाव मिलेगा, वैसी भाषा मिलेगी, थोड़ी सी खड़ी टाइप की भाषा। का हो रहा है नहीं? इधर दो तीन बच्चे हैं, का कर रहा हूं? आ रहा हूं है। तो फिर दूसरी बात बात में, यानी यहां पर अभिवादन के रूप में राधे राधे, जय बंसी वाले की, ये बंसी वाले, जैसे इधर राम राम बोलते हैं कोई, पाबू जी, हड़बू जी, तेजा जी, रामदेव जी, ये कृष्ण, मतलब 2 3 4 5 हो गए ना एक साथ, तो ये फिर वो, ये जय बंसी वाले की जय। हाँ बस बंसी वाले की। हाँ, या फिर क्या है? राधे राधे, इसके रूप में है। राधे राधे नहीं, राधे राधे, इसमें भी पंगा है, राधे राधे में भी। हाँ हाँ हाँ, अभिवादन को ध्यान से सुनना आप, कई लोग अलग
मना रहे हैं, है ना। राधे और राधे अलग हुआ करते थे ना दोनों। तो ये जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन दोनों की सीमा को स्पर्श करने वाला कौन सा हो गया, डी। फिर उत्तर प्रदेश और कौन सा हो गया, मध्य। इसकी सीमा को स्पर्श करने वाला कौन सा आता है, धौलपुर। यह चंबल का बीएड प्रदेश आ गया है। इधर भी ये धौलपुर वाला क्षेत्र क्या है, यही बीएड प्रदेश के नाम से जाना। और चंबल के जो डाकू सबसे खतरनाक हुआ करते हैं। अब तो जब छोटी इकाइयां होगी तो मामला लगभग साफ ही है, कोई ज्यादा नहीं है। अब यानी जो चंबल बागी प्रदेश यही हुआ करता था। पुरानी फिल्म में आप देखोगे तो उनकी शूटिंग यहां पर बहुत हुई, बीएड है ना ये। खैर डाकू तो नहीं रहे। हाँ, और दूसरा जैसे कई लूट सोट वाले जो लोग हैं, जैसे एमपी से एंट्री करते हैं धौलपुर, और धौलपुर से फिर राजस्थान में पहुंच जाते हैं, बीएड आते हैं ना उनसे गिरोह। एक गिरोह आता है कच्चा बनियान गिरोह, नाम सुना है कभी आपने, कच्चा बनियान। अपने नहीं है भाई, राजस्थान धौलपुर के नहीं है, मतलब मौका मार देख करके कहां से, मध्य प्रदेश से। वो कच्चा और बनियान में ही रहते हैं और पूरे शरीर के ग्रीस लगा करके रखते हैं। पूरा जो शरीर है उसके क्या रखते हैं, ग्रीस लगा। हाँ, तेल तो फिर भी मिट्टी से, वो ग्रीस क्या होता है। और वो क्या लूट सोट है, यानी उसमें घुस जाते हैं रात को चोरी करने के लिए रोई। अब उसको क्या है कि आप पकड़ते हो तो भी वो फिसल जाते हैं, भाग जाते हैं। तो वो इधर से ही एंट्री करते थे। अब नहीं है इतना ज्यादा, पहले हुआ करता था। अब देखिएगा अगला, मध्य प्रदेश और कौन सा हो गया, गुजरात। इनकी सीमा को स्पर्श करने वाला कौन सा है, बांसवाड़ा। मध्य प्रदेश गुजरात है, तो गुजरात और मध्य प्रदेश है, यानी इसका प्रभाव, गुजरात का प्रभाव, वही खान पान रीति रिवाज उसी प्रकार के मिलेंगे, वही वागड़ी भाषा आपको मिलेगी। हाँ, वही मक्की खाना और मस्त रहना, वही तो बात है। खाकरा है ये खाना है। हाँ, ये जो सारी चीजें, और इनकी भाषाएं बिल्कुल अलग प्रकार की। हाँ, आपस में जैसे वागड़ी बोलते हैं, आपके पल्ले कुछ नहीं बोले। हाँ, 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 हाँ। कितने हैं हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर वाले, एक दो ही, इतने हैं। हाँ, इतने सा ये आपस में बात करें तब नहीं समझ में आएगी। मैं खुद ही उधर का हूं, लेकिन मेरे को नहीं आती है तुम्हारी वाली वही बात है ना। तो ये समझ लेता हूं, बोल नहीं पाता वही था। तो ये जो बांसवाड़ा है, यानी जो मध्य प्रदेश और गुजरात है, यानी यहां पर जो ये बांसवाड़ा है, ये तो ये पूरे जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से दो दो राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 4। इन पर दो राज्यों की सीमा का क्या रहेगा, इस पर तो लिखिएगा आप। लिखो भौगोलिक राजनीतिक भौगोलिक राजनीतिक सामाजिक भौगोलिक राजनीतिक सामाजिक धार्मिक धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से दो राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले राजस्थान के 4 जिले, ये चारों जिले उतार लीजिएगा। जैसे पंजाब हरियाणा की सीमा है, इसको स्पर्श करने वाला कौन सा हो गया, हनुमानगढ़।
हरियाणा उत्तर प्रदेश इसकी सीमा को डी। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, उसमें कौन सा आएगा? धौलपुर। और मध्य प्रदेश गुजरात है, यानी इसमें कौन सा हो गया? बांसवाड़ा। लिख लिया। तो ये सामाजिक आर्थिक धार्मिक राजनीतिक जो दृष्टि है, यानी इसकी दृष्टि से सीमाओं को स्पर्श करने वाले आ रहे हैं। यहां अब इसके बाद जैसे हमारे राजस्थान है, यानी इसका जो सीमांकन का क्षेत्र अपन देखा, जैसे पंजाब, पंजाब के साथ में सबसे लंबी जो सीमा है वो किसकी है? गंगा नदी। और सबसे छोटी किसकी आती है? हनुमान। ऐसे हरियाणा के साथ में देखिए सबसे बड़ी जो सीमा है वो किसकी है? और सबसे छोटी सीमा कौन सा है? अलवर। अलवर आता है इसकी। उत्तर प्रदेश के साथ में आप देखिएगा सबसे लंबी सीमा किसकी है? धौलपुर की नहीं है। कौन सा है? भरतपुर। और जो छोटी सीमा आप देखेंगे वो किसकी आएगी? डी। मध्य प्रदेश के साथ बताइए ज्यादा सीमा किसकी लगती है और कम किसकी लग रही है? बी। इधर गुजरात के साथ में सबसे ज्यादा सीमा किसकी है? उदयपुर। और सबसे छोटी सीमा, तो ये अधिकतम और न्यूनतम जो सीमा है, यही इसके बारे में अपन देख रहे हैं। तो जैसे अधिकतम न्यूनतम सीमा है, एक तरफ अपन ने लिखा जैसे पड़ोसी राज्य, एक उनकी हम लिख देते हैं अधिकतम सीमा, और दूसरी कौन सी आती है? न्यूनतम सीमा। बताओ, सबसे पहले पंजाब से शुरुआत करते हैं। पंजाब के साथ बताइए अधिकतम सीमा किसकी है? पंजाब के साथ अधिकतम श्री गंगा नदी। न्यूनतम किसकी है? हनुमान। इसके बाद पंजाब के बाद हरियाणा। हरियाणा के साथ अधिकतम सीमा बताओ? हनुमानगढ़। न्यूनतम किसकी है? अलवर। पहले जयपुर लिखा करते थे। इसी प्रकार से अगला उत्तर प्रदेश, बताओ अधिकतम सीमा? भरतपुर। न्यूनतम डीग है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ अधिकतम किसकी होगी? झालावाड़। और न्यूनतम कौन सी है? बीलवाड़ा। और मध्य प्रदेश के बाद गुजरात है, सबसे ज्यादा किसकी आती है? उदयपुर।
और न्यूनतम बाढ़, न्यूनतम किसकी हो गई? बाढ़ कि बाढ़ में रहे, यानी उसकी क्या आती है? न्यूनतम सीमा। नवीन जिला मैप में ब्यावर के मध्य राजसमंद का भाग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो आता ही है नजर। और कुछ लोगों ने नजर क्या यूट्यूब पे बता भी दिया शुरू शुरू में, पहले दिन में ना, है नहीं वो ऐसा। पहले शुरू शुरू में कही क्या कि जल्दबाजी करते हैं ना, पहले आंसर की हमारी वाली, हाँ उसमें कर दिया। लिख लिया। अभी इसके बाद अगला आपको ध्यान रखना है, तो जयपुर ग्रामीण के साथ सवाई माधोपुर की नहीं करती है सीमा, है ना, पहले भी करती थी अब भी करती है। अभी एक मैप दिखाता हूं तुम्हें मैं। महुआ था, यानी उसको दौसा में मिलाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी एक जो एरिया बनोली जो क्षेत्र आता है, यानी उसकी क्या है? सीमा मिलती। और ये जो राजस्थान का नया तुम मैप देखते हो ना, ये नया ही मैप है ये ना, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये अपना नहीं बनाया, मुख्यमंत्री जी का है। वो फोटो उठा करके यहाँ पर दूसरा लिखा गया है ना। तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा जो क्षेत्र है इसी पर ये था। कि शुरू शुरू में जैसे पहले दिन आया था तो उन्होंने कई खंडित, कईयों ने 3 भी बता दिए थे खंडित, उसी चपेट में तुम आ गए हो, तो बात है ना। कईयों ने 3 भी खंडित बताए थे, हाँ। तो वो है नहीं, आप ये गूगल पे भी ऐसे ही सर्च करके, ऑफिशियल साइट होती है ना, उन पे मैंने उसके पास लीलावत के पास में 2 मानचित्र भेजे, वो लगाना इस पे। सवाई माधोपुर वाला तो मैं भी सोचता था कि नहीं लगती है, लेकिन इसको मैंने भी देखा तो उसका क्या है कि बनोली जो क्षेत्र आता है वो यहाँ पर लगता है ना। लेकिन हो सकता है कि इसको आगे चल करके हटाया भी जा, काफी दूरी ज्यादा पड़ जाती है जिला हेडक्वार्टर से, तो इसको हटाया भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो इसकी क्या है कि यहाँ से एक एनएच भी गुजरता है। आ गया तेरे पास? अभी इसमें जैसे अपन ने अधिकतम न्यूनतम है यही, इसके बारे में अपन ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कौन सा हो गया? गुजरात। ये जो जिला वर्तमान में इनमें जो परिवर्तन हुआ है, यानी इसके आधार पर अपन ने देखा है कि टाइम लगेगा, आया नहीं। ऐसा तुम्हें लगता है तो पर्ची लिख के भेज दिया करो तुम, है ना, जिसे दिखा दूंगा तुम्हें। क्या हुआ?
2007-8 है, इसमें सवाई माधोपुर की एक तहसील थी महुआ, जो अब किसमें आती है, दौसा। ये जो क्षेत्र था तो वो तो दौसा को दे दिया, और ये जो बनोली वाला जो क्षेत्र आता है ना, वो किसके साथ में आता है, जयपुर के। ये यहां पर कौन सा रह गया, दौसा। और ये कौन सा है, यानी टोंक का क्षेत्र। तो यहां आप देख सकते हैं, ये जैसे दौसा की सीमा हो गई, और ये किसकी सीमा आती है, यही जो जयपुर, और ये जयपुर की आ गई बीच में, ये जो, और ये कौन सा क्षेत्र आता है, बनोली का जो क्षेत्र आता है। हाँ, पीपलदा वगैरह है ये ना। तो ये सारा जो क्षेत्र आता है किसके साथ में है, राजस्थान के साथ स्पर्श करता है। और फिर टोपोग्राफी जो मानचित्र होता है ना इनका, जो एक्चुअल मानचित्र होता है, यह इसमें जैसे ये सवाई माधोपुर का क्षेत्र है, ये बिनोली का क्षेत्र, यहां पर ये देखो ये कोना आता है ना, वो किसके साथ में लगता है, जयपुर के साथ। हाँ, ये कौन सा आता है, दौसा है, ये टोंक है। ये टोपोग्राफी मानचित्र होता है। हाँ, ये क्या होता है, जो अपन देखते हैं, यानी इसको गलत नहीं मान सकते अपन, ये एक्चुअल जो मेजरमेंट है यानी उसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ होता है। इसमें सारी चीजें क्या है, दर्शाए। जैसे ये NH जो 58 का जो क्षेत्र आता है, ये भी इसमें आ रहा है। तो ये जैसे जयपुर है, यानी ये जो सीमा लगती है, तो कई बार क्या होता है, मानचित्र में ये अपने को दिखाई नहीं देता है, तो इसको दे रखा है इसमें। और जो राज संबंध वाला है ना, वो तो है ही नहीं, खंडित शब्द को ही उन्होंने क्या कर दिया, यानी खत्म कर दिया गया था। वो तो आपको जैसे ब्यावर का शायद हटा दिया होगा इन्होंने, अब तो हटा दिया। वो जो कल मैंने मानचित्र बताए थे ना, ब्यावर बनाया था, तो उसमें डायरेक्ट है, खंडित होता तो ब्यावर को फिर टुकड़ा बीच में डाल देते, तब राज संबंध का भाग क्या होता, खंडित होता, या अन्यथा यानी खंडित ही नहीं हो पाता ना। तो ये जैसे यहां पर आप ये मानचित्र इसके द्वारा जैसे जारी किया गया, इस मानचित्र को देख करके लोग क्या है बताए थे, ये तो राज्य सरकार के खुद के ही समझ में नहीं है, ऐसा बनाया इन्होंने। हाँ, ये यहां से ये बीच में है ना, टुकड़ा उनको नजर आया, तो फिर तो देखो खंडित यही नहीं है, ब्यावर भी क्या होता, खंडित, राज संबंध भी खंडित, और इसके बाद में वो लोग यही बता रहे तुम्हें, चित्तौड़गढ़ भी कौन सा होता, खंडित होता। खंडित की संख्या फिर कितनी हो जाती है, 3। 3 कौन कौन से हो जाते हैं फिर, ब्यावर, इसके बाद कौन सा होता है, राज संबंध, और राज संबंध के बाद कौन सा होता है, चित्तौड़। ये 3 बता रहे हैं तुम्हें, है ना, है नहीं, 3 होते ना। तो फिर जो ब्यावर का मानचित्र है, यानी उसमें भी ये खंडित भाग दर्शाया हुआ होता। ये महेंद्र लीलावत भी आधे काम करता है, ये अब धीरे काम करेगा, दोनों का ही मामला क्या करें। ये एक बार तुम्हें और समझा देता मैं, उस लीलावत को कह दे आलसी मत बन। ये एक बार मैं और दिखा देता हूं तुम्हें, एक भेजी है मैंने, पूरी PDF फाइल है उसके पास में, है ना। कल जो जिले थे नए वाले, तेरे को अगर ध्यान है, वो भी सही करता है कि शर्मा चलाता हूं तो फिर ये सारी PDF भेज देते हैं। ऐसी है देख, इस तरह की एक पूरी मोटी सारी PDF है, इस तरह की है ना। ये तो उसने तो आधी लगा रखी है, क्योंकि अब जो संभाग के बारे में अपन पढ़ने वाले थे। और कोई तुम्हारे भी जैसे कुछ मन में आता है तो भेज दिया करो इसमें ना, क्योंकि एक बार ये सब जगह खींचड़ी चलेगी, कई दिन तक चलेगी, है ना। इसको तो सरकार के ही नहीं समझ में आया, ऐसा बना के दिया है। दिखता है इसमें कुछ तुम्हें, ऑफिशियल मानचित्र है ये, और जान करके डाला गया कि दिखना नहीं चाहिए अभी किसी को ये। हाँ, यही दिखना नहीं चाहिए कहीं किसी को भी, है ना। खुद ने डाला है उन्होंने जान करके, उनको ही नहीं दिख रहा है। कितना इसको कोशिश कर लीजिए कि पूरी लगा दीजिए। हाँ, ये वाली। इसके बाद राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है, इसके बारे में अपन बताओ, संभागों की संख्या कितनी, संभागों की संख्या कितनी आती है, 10 है।
हाँ, तो अब जैसे इसमें अपन ने लिखा कि ये जो भाग आ रहा है कौन सा आता है, ब्यावर। अब इसमें क्या है कि इन्होंने क्या है कि इस क्षेत्र से, यानी ये तो ये जैसे ब्यावर का क्षेत्र आ गया, तो ब्यावर अगर यहां पर होता कि ये जैसे बीच में इन्होंने क्या डाला है, बीच का जो खंडित भाग टाइप में डाला, ये यहां पर कौन सा आता है, राजसमंद। तो इसको भी इन्होंने क्या कर रखा है, मिला रखा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जैसे राजसमंद अपने को क्या लग रहा है, यानी जैसे खंडित ही लग रहा है। और फिर इधर जैसे ये पूरा का पूरा कौन सा क्षेत्र हो गया, ब्यावर। तो ब्यावर को भी लोगों ने क्या बताया है कि ये खंडित है। फिर ब्यावर मान लीजिए एक बार इससे अपन माने कि जैसे राजसमंद अपने को क्या लग रहा है, खंडित। लेकिन ये ब्यावर तो किसी हाल में नहीं, जैसे बदनौर का क्षेत्र आता है, बदनौर कहां से लिया गया, कहां से लिया गया है, भीलवाड़ा से लिया गया है। और ये पूरा का पूरा जिला कौन सा हो गया, ब्यावर एक हुआ कि नहीं हुआ, ब्यावर क्या है, एक ही क्षेत्र है। और ये फिर इधर जैसे कौन सा क्षेत्र आता है, तो ब्यावर का तो वैसे खत्म। अब इन्होंने क्या है कि इस कलर में ये कर दिया, ये बिल्कुल बाकायदा ऐसे सीधी, ऐसी कोई खंडित वाला भाग है नहीं इसमें। हाँ, इसमें अपने हाँ रोड रोड ही है। तो मतलब ये भीम एरिया आता है। अगर आपने एक नाम सुना है भीम, NH 8 सही कह रहा है, वो रोड वाला बात, ये भीम का क्षेत्र आता है। जो भीम पहले से ही किसमें था, रास में है, बिल्कुल किसके पास में, ब्यावर के पास। ये ब्यावर का ही पास हो गया। तो भीम तो ये क्या है कि इस मानचित्र को बनाने में ही है, ऐसा है नहीं। अगर भीम को ब्यावर में मिला देते तो नहीं हो भी सकता, आगे हो जाता, नहीं आगे हो भी सकता है, अभी फिलहाल है नहीं, क्योंकि भीम मूलतः ये जो एरिया आता है ना भीम का है। पहले एक बार तुम्हारे थर्ड ग्रेड में क्वेश्चन भी पूछा था कि भीम ब्यावर से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। तो भीम वाला जो क्षेत्र आता है, होगा भी तुम्हारे में, यहां का नहीं है भीम के आसपास का कोई। हाँ, ये जैसे भीम के भीमवाड़ा ही था ना, भीम कहां पर आता है, तो राज संबंध आता है, वो NH 8 आपका यहां से गुजरता है, उस भीम के चक्कर में है ना। तो इसलिए आपका कहना गलत नहीं है, लेकिन मूलतः ये इस चक्कर में, ये बीच में क्या है, राज संबंध का क्षेत्र आता है। तो वो कई 3 बता रहे, वो गलत है। और ये जब तक भीम ब्यावर में नहीं दिया जाएगा तब तक ये खंडित नहीं होगा। तो फिर शायद हो सकता है कि सरकार इतना नहीं करेगी। इसमें फिर क्या होता है, खर्चा बहुत ज्यादा आता है। जैसे इलेक्शन करवाने हैं, राजसमंद के इलेक्शन करवाने हैं, तो आपको बॉर्डर पार करके, जिलों के भी तो बॉर्डर लगते हैं, तहसीलों के, सबका खर्चा आता है बहुत ज्यादा। तो यहां पर आएगा, इसी चक्कर में तो इसको खत्म किया है उन्होंने। तो ये हो सकता है कि फिर यानी इस क्षेत्र को यानी खंडित नहीं रखे। तो फिलहाल इसको अपने को खंडित ऐसा मानना नहीं है, तो भीम उसी में दे रखा है। अब देखो कि जो संभागीय व्यवस्था है, यही इसके बारे में अपन देखते हैं, संभाग के बारे। ये तो अपन ने जिला है, किसकी सीमा किस प्रकार का है, तो राजस्थान के संभाग। संभागों की संख्या कितनी होगी, देखो सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए। तो आजाद होते जश्न मनाने का काम नहीं था, टेंशन ज्यादा हो गया था। एक तो देश का हो गया विभाजन, जश्न तो अपन मना रहे हैं, वही तो बात है। देश का क्या हो गया था, जिसके कारण प्रादेशिक असंतुलन, आपस में लड़ना शुरू हो गए। भारत पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख आपस में भाग रहे थे, दंगे भड़क गए थे। दूसरा, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, प्रादेशिक असंतुलन। प्रादेशिक असंतुलन कैसे किया, जिससे हमारे और ज्यादा दयनीय स्थिति हो गई। जैसे ये आपको कल मैंने बताया था, ये ऐसे डिवाइड कर दिया, कभी सोचा भी नहीं था कि भारत की ये स्थिति हो। ये यहां लाइन बना दी और ये एक लाइन बना दी, ये पाकिस्तान है, ये भी क्या है, पाकिस्तान, जिसको बांग्लादेश अपन वो। यहां पर सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता था, यहां पर सबसे ज्यादा किसका उत्पादन है, जूट, आज भी हो रहा है। अंग्रेजों की पहले से ही कूटनीति थी, आगे की सोच करके वो चलते थे कि हमें आगे चल करके क्या करना होगा। हाँ, ये नया संभाग मतलब टॉपिक लगा लो, चाहे आप, कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक टाइप में है। तो अब जैसे आप
नया जो अपन ने लिखा कि अंग्रेजों की पहले से आगे की सोच करके चलते कि हम जाएंगे तो निश्चित 100 200 150 300 साल बाद में हमें क्या है आजाद करके तो जाना पड़ेगा। और अगर आजाद जैसी कंडीशन में उसी स्थिति में अगर हम आजाद करके चले गए तो हो सकता है कि ये मजबूत होकर के वापस इंग्लैंड पे दवा बोल दी, जो सामान हम लेकर के आए वो सामान हमारा ये वापस से ले। इसलिए इनको ऐसी स्थिति में छोड़ के जाएंगे कि जिंदगी भर ये लड़ते ही रहे आपस में, भाई भाई लड़ते रहे आपस में। ये स्थिति करके जानी है इनकी जिंदगी में, एक जगह बैठने जैसा छोड़ना ही नहीं है, हर के साथ में लड़ा करके इनको और लड़ेंगे आपस में भाई भाई। यही काम किया उन्होंने। तो ये यहां उद्योग, उन्होंने जितने भी नियम, ये होता है उद्योग वहां लगाए जाते हैं जहां पर क्या होता है कच्चा माल होता है, उस क्षेत्र में क्या लगाने होते हैं। लेकिन एक भी उद्योग उन्होंने यहां पर नहीं लगाया, सारे उद्योग यहां पर लगे, जितने भी उद्योग थे यहां पर लगे। जैसे देश आजाद हुआ उद्योग किसके पास रह गए, भारत के। कच्चा माल किसके पास चला गया, पाकिस्तान के पास। इसको कहते हैं प्रादेशिक असंतुलन। इसके कच्चा माल किसी काम का नहीं है बिना मशीनों के, हमारे पास कच्चे माल के बिना मशीनें काम की नहीं। कर दिया ना पहला कबाड़ा काम। तो दूसरा हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़ा दिया। क्या मतलब था हिंदू, क्या आपको जब शुरू में मैंने डायरेक्शन बताई थी, दिशाएं बताई थी, क्या शुरू में आदमी का नाम भी होता था? कोई धर्म था उसका, कोई जाति थी उसकी? कुछ भी नहीं था ऐसा, सब बनाई गई चीजें। कोई मतलब, सबसे बड़ा इंसानियत है वही क्या है, धर्म है। तो अब हमें तो क्या है कि नया कृषि क्षेत्र तैयार करना पड़ा, इनको नए उद्योग लगाने पड़े, दोनों को ही ऋण लेना पड़ा। हमने क्या है कि थोड़े समझदार ठीक थे, हमारे नेता वगैरह ठीक थे, धर्म के प्रति कट्टर नहीं थे, इसलिए हम संभल गए और बहुत अच्छी स्थिति में आ गए हम। जिस देश पे धर्म हावी हो जाता है, शोर बर्बादी है, कोई नहीं रोक सकता उसको। यह हालत पाकिस्तान के साथ में हो, धर्म हावी। देख लो अपने भी कुछ थोड़ा थोड़ा असर अब आजकल दिखने लग गया, होते ही शोर है इसमें। ये तो कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, उन्होंने खुद ने अफीम का दर्जा दिया है उनका। ये बहुत, इसके साथ में आदमी क्या है कि खेलता है, आदमी के विचारों के साथ में क्या है लड़ाने का काम होता है, उसको इमोशनल कर देता है ना, लड़वा देता है। पाकिस्तान उसी चीज के हत्थे चढ़ गया। नहीं, पाकिस्तान के पास दुनिया की सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन है, दुनिया की सबसे ज्यादा नहरें वाला देश है पाकिस्तान। लेकिन धर्म के और कुछ लोगों ने, जनता खराब थोड़ी है वहां की, कुछ लोगों ने ही उसका क्या दुरुपयोग, उसका फायदा उठाने का काम किया अमेरिका ने। 1971 की जब लड़ाई हुई हमारे साथ, तो यहां पर एक द्वीप है डिएगो गार्सिया द्वीप, वहां से सीधा सपोर्ट किसका किया था, पाकिस्तान का सपोर्ट। क्यों किया कि रूस हमारे साथ था, हमारा सपोर्ट कर रहा था, लड़ाई में नहीं कर रहा था, हमारे को उन्नत कृषि में उन्नत बनाने के लिए। ट्रैक्टर सबसे पहले कहां से आया हमारे पास, रूस से आया था। कृषि के औजार कहां से आए थे, रूस से हमारे पास क्या है कृषि के औजार आए थे। इजराइल तो ये बहुत बाद की बातें हैं वही तरह। तो इसलिए ये अमेरिका चाहता था कि बस हमारे ऊपर क्या निर्भर ही रहे। तो इस वजह से ये प्रादेशिक असंतुलन। दूसरा ये और था कि हमारे राजा थे, राजा महाराजा। क्या आजादी की लड़ाई में किसी राजा महाराजा का योगदान रहा? आजादी की लड़ाई है, क्रांति है, वो एक आम जनता ने लड़ी थी, किसी राजा का योग। वो तो वैसे ऐसो आराम से जी रहे थे, उनके कोई मतलब सब वही बात है। वो पहले जनता से डायरेक्ट टैक्स लेते थे, अब क्या है अंग्रेज भेज रहे थे उनके पास। जैसे आजाद हुआ तो वापस आ गए कि हाँ हम संभाल लेंगे, हम राजा हैं, कि रियासत कर लेंगे। लोगों ने कहा हम पागल थोड़ी हैं, इतने सालों से लड़ते आ रहे हैं, 150-200 साल हो गए मरे हैं, और तुम्हें वापस राजा बना देंगे? बनाएंगे, रुक जाओगे तुम्हें। कुछ को बनाया भी था, ऐसी बात नहीं, कुछ समय के लिए। लेकिन फिर पटेल साहब है, पंडित नेहरू है, तो ये और बहुत सारे जो लोग थे, उन्होंने मिलकर के सबसे पहले हमारे देश का क्या करना था, एकीकरण। उसमें राजस्थान भी मान लिया, सारे पूरे देश का ही क्या करना था, तो ये थी। अब एकीकरण का काम शुरू होता है, और उसी एकीकरण के दौरान, आज जैसे तुम नहीं पढ़ते हो तो तुम्हें एक सबसे बड़ा मीम मिथक चलाया जाता है
कि पटेल साहब को प्रधानमंत्री नेहरू ने नहीं बनने दिया, गांधी जी ने उनको बनाना नहीं चाहा। ये पढ़ोगे तो पता चलेगा कभी इनके ऐसी बातें दिमाग में थी नहीं इन लोगों के, इतने विचारों से उठे। अगर ये लोग इस चीज के लिए उस समय लड़ लेते तो देश पाकिस्तान से बदतर स्थिति हो जाती। इनका यही था मूल मुद्दा कि किस तरीके से हम देश का उत्थान करें और वापस हमारी जनता खुश नसीब खुश रहे, कैसे रहे। कुछ बातों को लेकर के हो सकता है कि एक मत नहीं हो पाते थे, तो एक मत नहीं तो इसका मतलब लड़ते नहीं, फिर उसके ऊपर छोड़ देते कि नेहरू तू जाने तेरा काम जाने, हाँ पटेल साहब आप जाने आपका काम जाने, इस पे। और हमेशा गांधी जी से राय लेते थे, ये दोनों का था। फिर काम एकीकरण का शुरू पटेल साहब ने कर दिया, लेकिन पटेल साहब ज्यादा दिन नहीं रह पाए, 51 में चले गए थे पटेल साहब। कब चले गए? 51। अब सोचिएगा, आप नहीं पढ़ते हो तभी तो आपको डोबे बना देते हैं। कहां पर इलेक्शन, आम चुनाव 51 के बाद में हुए हैं, 52 में हुए थे, तो तुम्हारे को कितना लोग बना देते हैं कि ये लो जी वो नहीं। कहा उनकी कोई, कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था कि मुझे ये चीजें बढ़नी है, क्या करना है। बाकी का एकीकरण का काम, सारी जिम्मेदारी नेहरू पे थी। फिर हर चीज को देखना था कि कैसे क्या करना है। आज जैसे लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए जो काम अंबेडकर साहब ने किया कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे को आजादी अंबेडकर साहब ने दी है सबसे, उसमें कोई नेहरू का भी बड़ा योगदान नहीं रहा है। वो थे आज जितनी तुम्हें आजादी दिलवाई है, बहुत संघर्ष किया था लड़कियों के, इसलिए उनके बीच में विरोध था। तो वो विरोध ऐसा था कि ऐसा नहीं है, अंबेडकर साहब को भी कहा कि रुक जाओ, आम चुनाव होने दीजिए, मैं सारा काम करूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखो, अभी एकदम से कर दूंगा तो जनता क्या हो जाएगी। कारण था महिलाओं को पुरुषों ने कभी चाहे नहीं कि आगे हो, आज भी चाहते हैं। घर में अगर महिला बोल जाए तो चुपचाप बैठे रहे, मैं जीवता हूं अभी तो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो नेहरू ने के सामने यही था कि इन महिलाओं को क्या है कि आजाद एकदम स्वतंत्रता समानता का अधिकार मिलना चाहिए। ये अंबेडकर साहब ने शर्त रख दी थी, सीधे शब्दों में बता रहा हूं, बाकी नियम तो 3-4 रखे थे उन्होंने। नेहरू के ने इस चीज के लिए कह दिया कि अभी सक्षम नहीं है ये चीज देने में, जनता इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि वो इस चीज को स्वीकार कर लेगी, स्वीकार नहीं कर पाएगी। तो अंबेडकर साहब नाराज हो गए कि नहीं, तो कहा कि एक बार चुनाव होने थे, अभी हम मनोनीत हैं, जैसे चुनाव होगी हमारी सरकार बहुमत में आएगी तब अपन महिलाओं को क्या देंगे, अधिकार देंगे, अन्यथा अधिकार नहीं दे पाएंगे। अगर पहले वो दे देते तो लोग क्या सोचते कि वोट नहीं देने, ये तो क्या महिलाओं को आगे कर रहे हैं, अपने घर में चलेगी नहीं, फिर तो महिलाएं चले। आज गांव में बढ़ा देते नहीं माहौल, हाँ अपनी चलेगी नहीं, फिर महिलाएं चलेगी, पुरुषों पे क्या करेगी, अत्याचार। तो ये उनका भी सोचना गलत नहीं था। और नेहरू जी ने सोचा कि अगर ये कर दिया तो मैं गया काम से इलेक्शन में। तब कहा बहुमत, अब क्या हुआ, अंबेडकर साहब क्या कम थोड़ी थे इस चीज में, बहुमत के साथ में सरकार बन गई, पकड़ लिया जाकर के चोड़ा, अब आओ, अब देना पड़ेगा अधिकार। दिलवा के माना था 56 में, फिर देना पड़ा ये सारी की सारी। ये अंबेडकर साहब है, यानी उनकी नीतियां थी। तो ये सारी चीजें थी। आज भी देख लो ना, घर में अगर महिला ऊंची आवाज में बात कर देती है तो वो कहते हैं यार उसके घर में उसकी नहीं चलती, उसकी लुगाई की चलती है, उसको पूछना पहले। तो इन चीजों को समझना पड़ता है, इन सारी चीजों को, है ना। तो ये कई तरह की जो समस्याएं थी, तो जो आप नहीं पढ़ते, अपन 1 वीक सीरीज पढ़ते हैं तब भी कोई तो आप दिमाग से ही तो खेल रहे हैं। आजकल आपको पता होना चाहिए कि पहले आपको पैदल बनाया गया था 4G के नाम से, आजकल 5G के नाम से। मैंने तो कल परसों सुना है कि 2-2.5 साल फ्री है, नहीं है। 5G की सिम खरीदते हैं, कनेक्शन लेते हैं, कुछ ऐसा है उसमें कहे कितना, हाँ अनलिमिटेड क्या मिल रहा है, तो फ्री तो है। हाँ तो वो क्या है, तुम्हारे साथ खेला ही तो जा रहा है, फिर धीरे धीरे तुम आदी हो जाओगे। उससे कितना होगा, एक तो आपको 5G का फिर मोबाइल, इस मोबाइल 4G वाले में चलती नहीं होगी वो, एक तो आपको मोबाइल खरीदना पड़ेगा, एक आपको सिम खरीदनी पड़ेगी, फिर आप चलते जाओगे वो इतने। तो ये सारी चीजें तरीके होते हैं कि किसको किस तरीके से लिया जाता है। एक दौर था जब तुम 2015-16 में जब जियो आया था तो सबने सिमें खरीदी थी,
और क्या 6 महीने लेके फेंक देंगे, जबकि उससे पहले कीपैड फोन हुआ करता था, है ना। हाँ, फिर कीपैड होता था तो इतना वो पबजी वगैरह नहीं होते थे, यानी पाकिस्तान से भारत के बीच में ऐसा आदान प्रदान नहीं हो पाता, बांग्लादेश भारत के बीच में अब आदान प्रदान नहीं हो पाता। हाँ, श्रीलंका वाला ये आदान प्रदान ऐसे नहीं हो पाते। अब तो इंटरनेशनल संबंध बन गए इससे। तो अब यहां ये काम चल रहा था, तो अभी हमारे राजस्थान का भी एकीकरण बहुत जरूरी था। तो सबसे पहले जैसे आजाद होता है तो हमारे राजस्थान में एकीकरण का काम शुरू कर दिया गया। सर्वप्रथम 30 मार्च 1949 को एकीकरण के दौरान राजस्थान को बी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया। कौन सी श्रेणी के? बी श्रेणी। बी श्रेणी के उस समय पूरा एकीकरण होता था तो ही ए श्रेणी का दर्जा दिया था। पहली बार राजस्थान को बी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया, और दर्जा भी दिया गया तो कोई नाम भी, यही स्थिति थी, एक नहीं था। भारत के नाम के साथ में भी कई चीजें चलती आई। राजस्थान में भी राजपुताना, रायथान, राजस्थान, ऐसे कई नाम चल रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर के राज्य का दर्जा दिया। राज्य का दर्जा दिया तो मुख्यमंत्री की जरूरत हो गई। अब उस समय मुख्यमंत्री का पद है वो प्रधानमंत्री के नाम से जाना आता था। मुख्यमंत्री शब्द नहीं था, और कौन सा शब्द हुआ करता था? एक बड़ा प्रधानमंत्री एक होगा और उससे छोटे प्रधानमंत्री। किसको बनाया जाए? लोगों को तो वोट करना ही नहीं आते थे। इसलिए समझदारी को ध्यान में रखते हुए हीरालाल शास्त्री है, इनको मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या बनाया जाता है? मनोनीत मुख्यमंत्री। किनको बनाया जाता है? हीरालाल शास्त्री। इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री बनने के हमारा काम नहीं है, किसी और को। तो अब आज देखिए उल्टा है, मुख्यमंत्री के लिए कितने लोग गर्दन निकाल रहे हैं, कईयों को मनाना पड़ रहा है। अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, है ना, अलग अलग मुख्यमंत्री, भाजपा में देखिए कितने सारे मुख्यमंत्री बने घूम रहे हैं। कांग्रेस में भी पहले खूब सारे भाग रहे थे, लेकिन आजकल थोड़ा सा साइलेंट कर दिया मामला एकदम से। अब तो वही यहाँ अशोक जी हैं एक बार तो, हाँ, है ना। नहीं तो एक बार उसमें भी खूब बन रहे थे, नए नए बना रहे थे, बस 15 दिन में बदलने वाला है मुख्यमंत्री, 5 दिन में बदलने वाला है, 2 दिन में आने वाला है। ये था ना, कितना लालच बढ़ गया लोगों में। नहीं, उस समय की सरकार थी, उसमें पक्ष विपक्ष के भी मंत्री हुआ करते थे आपस में। अब तो विपक्ष वालों को या पक्ष वालों को गालियां निकालने का काम किया जाता है, वही था ना। शास्त्री जी ने फिर कैसे जैसे मनाया गया, शास्त्री जी ने शर्त रखी कि हाँ, हम बनने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी भी शर्त माननी पड़ेगी। बोलिए क्या? तो इन्होंने कहा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये मांग कर दी, प्रशासकीय विकेंद्रीकरण। क्या होना चाहिए? प्रशासकीय प्रशासन का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, प्रशासन का क्या होना चाहिए? ऐसे मत उखाड़, मुझसे पहले जितनी टाइट नहीं है, हाथ में आ जाती तो घुमाने में लगा, मैं कब से देख रहा हूं। पहले लोग तेल और घी पिला करके मजबूत करते थे अपने वाले, अब सूखी है, कई बार लेदरी लगी हुई तो आ गई ना हाथ में, तो एक तरफ से बंडा हो जाएगा। और तो वास्तव में अभी मोबाइल में देख, एक तरफ से बढ़ा दी तूने, दे बाहर भी निकल गई थोड़ी सी वो। तो प्रशासकीय क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, प्रशासकीय क्या होना चाहिए? विकेंद्र। अतः इस प्रशासकीय विकेंद्रीकरण के लिए क्या होना चाहिए? तो इन्होंने बड़ा दिमाग लगाया कि राजनेताओं की नहीं चलनी चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स की भी चलनी चाहिए। हमारे संविधान की यह भी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ब्यूरोक्रेट्स को और राजनेताओं को आमने सामने कर दिया गया, कोई भी एक दूसरा जनता पर हावी नहीं हो। केवल अगर राजनेता ही होते ना तो भी अपने ऊपर अत्याचार होते,
और केवल ब्यूरोक्रेट्स मतलब आईएएस अफसरशाही होती तो वो तो और ही खतरनाक है। हाँ वो सबसे ज्यादा खतरनाक है भाई। राजनेता तो फिर भी गाली तो निकाल लेते हैं, अपन पकड़ तो लेते हैं। हाँ नहीं आए तो 5 साल में आजा ग्राउंड में, उस दिन मीटिंग में उड़त कर देंगे अपने, क्या काला झंडा लेके चल जाएंगे। ब्यूरोक्रेट्स का क्या बिगाड़ लोगे आप? बिगाड़ सकते हो कुछ? मिल भी नहीं सकते। नेता से जाओ देखे नहीं मिल सकते, आया हूं मैं, मिलना है कि नहीं मिलना है? पता चला कि नहीं मिलना चाह रहा है, कोई बात नहीं बेटा, पता चल गया अंदर ही है और कह दिया कि साहब तो है ही नहीं, पूरा ध्यान रहेगा 5 साल बाद देख साहब है नहीं, देखते हैं आज आप मैदान में, अब है ना। तो इन दोनों को आमने सामने कर दिया कि ऐसा काम करवाना चाहता हूं मैं। आईएएस की भी चलेगी तो नेता की भी चलेगी। हाँ नेता की ज्यादा इसलिए चलेगी वो जनप्रतिनिधि है, उसको हर 5 साल के बाद में ही जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात अपने तो बार बार चुनाव होते रहते हैं, साल 2 साल में काम पड़ता रहता है, वही था ना। तो चाहे जब चले आते हो। तो प्रशासकीय विकेंद्रीकरण के लिए क्या किया जाए, तो कहा कि संभागीय व्यवस्था शुरू होनी चाहिए। संभागीय व्यवस्था शुरू, और सबसे पहले कितने संभाग बनाए गए? 5, जिसमें जयपुर भी था, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, और कौन सा हो गया? कोटा। इस प्रकार से कितने संभाग? 5, 5 संभाग बनाए गए। अब पांचों संभाग बना हीरालाल शास्त्री जी हैं इनके द्वारा। उसके बाद में इलेक्शन होते हैं, आम चुनाव टीकाराम पालीवाल है, यही उनकी क्या है, यही जो सूचना होती है। पहले अभी छोड़ना है तो 5 मिनट ही बच्चे हैं, तभी तो पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं फिर मेरा टॉपिक आगे क्यों छोड़ूं यार, मेरा भी तो जूस निकाल रहा है, वही थे। समझ नहीं पा रहा हूं क्या कह रहे हैं। ब्रेक में सूचना है मतलब ये था ना, मेरे को तो पूरा लेना है मेरा काम। हाँ वही। तो ये 5 संभाग बनाए गए। अब यहां आपको कई सारी चीजों का ध्यान रखना है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान नाम को संवैधानिक दर्जा कब मिला? बोलो। 26 जनवरी 1950। 49 कैसे? संविधान कब लागू हुआ? 1900। तो तब भी संवैधानिक दर्जा मिलेगा। ध्यान रखना ये 3 क्वेश्चन है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान का स्थापना दिवस कब है? 1 नवंबर, 1 नवंबर 1956। हाँ तो क्या करना है? हाँ तो वही है, तुम अलग अलग देते हो, उस समय दे दिया करो, मेरे तो तुम मौसम खराब कर देते हो यार। क्या है एक तो लिख के बनने ही नहीं देते यार, कितना शानदार चीज चल रही थी बीच में तोड़ देते हो सर। हाँ मौसम टूट जाता है यार उससे, वही था, तुम्हारा भी रस खराब हो जाता है। तो अब इसमें आपको जैसे मैंने बताया कि 30 मार्च 1949 मत 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मना। 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। राजस्थान दिवस, यह आपसे नहीं हमसे भी गलती हो जाती है, ध्यान रखें। कितने मार्च को मनाते हैं? 30 मार्च। हर वर्ष मनाते हैं इसको राजस्थान। इसकी ज्यादा वैल्यू करते हैं अपन। इसके बाद राजस्थान नाम को संवैधानिक दर्जा, ये कब? 26 जनवरी 1950। ये 30 मार्च 1949। और राजस्थान का कौन सा दिवस है? स्थापना दिवस। समझ गए स्थापना दिवस का मतलब आप? जैसे अभी जिल्लूवाड़ा देख लीजिए ना आप, विधिवत स्थापना दिवस कब मनाया गया, वैसे इसका मतलब यह नहीं था कि राजस्थान पहले नहीं था, पहले भी था। वो ही है, वो कितना होता है? 1 नवंबर 1956।
1 नवंबर 1900 क्या है, यानी 56। इन तीनों का ध्यान रखना है। तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते हैं। राजस्थान का जो स्थापना दिवस आता है वो कितने तारीख को, 1 नवंबर। और इसके साथ ही राजस्थान नाम को संवैधानिक दर्जा कब दिया आता है, 26 नवंबर 1949। ये चीज। चलो तो अभी अपन ने जैसे यहां पर ये 3 शब्द पहले लिख लो आप, है ना, जिसे संभाग लिख करके, जिसे ये अपने ध्यान, ये अपने काम में आएंगे कम, है ना। ये तीनों शब्द लिखिए। आर के सर आ चुके, एक बार तालियों के साथ स्वागत किया जाए सर का।